सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ई लर्निंग पोर्टल ऑफ अभियांत्रा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आई होप आपने यूनिट 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा, वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली होगी, और डाउट्स अगर आपको आते हैं तो अभियांत्रा के टेलीग्राम चैनल पर आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगा। नहीं तो आप वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जब हम पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले मतलब है क्या, एक्चुअली हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है ये, कैसे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। तो उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि लोडिंग किस तरीके की है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक्सियल लोडिंग के बारे में, कि यूनी एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग और ट्राई एक्सियल लोडिंग के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा और हम रिवाइज कर लेते हैं एक तरीके से। यूनी एक्सियल लोडिंग क्या होता था? यूनी एक्सियल लोडिंग होता था कि जब आपका एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा हो, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग। यानी ये जैसे कि एग्जांपल है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से उसी एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जिसको मैंने नाम दिया सिग्मा एक्स, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में लोड लगने की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से बाइएक्सियल लोडिंग हो गया। बाइएक्सियल लोडिंग हो गया क्या कि आपके दो डायरेक्शन में, दो एक्सिस के अलोंग आपका फोर्स लग रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जैसे कि मैंने बताया आपको, तो उस लोड की वजह से वहाँ पर एक एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेस जनरेट हुआ जिसको मैंने नाम दिया सिग्मा एक्स, और वाई डायरेक्शन में एक स्ट्रेस डेवलप हुआ जिसको नाम दिया सिग्मा वाई, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया है। इसी तरीके से ट्राइएक्सियल लोडिंग हो जाएगा, तीन डायरेक्शन में फोर्स की वजह से तीनों डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। यूनी एक्सियल लोडिंग जैसे कि आपको ऑलरेडी एग्जांपल पता है। ट्राइएक्सियल लोडिंग, बाइएक्सियल लोडिंग का एक एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जैसे कि मैं यहाँ लिखा हुआ है बैलून और सिलेंडर। बैलून और सिलेंडर कैसे? अब बैलून और सिलेंडर ऐसे कि आपने देखा होगा, अगर आप बैलून को माउथ के थ्रू या फिर एक पंप आता है, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, वो जिससे हवा भरते हैं, है ना। तो उस पंप के थ्रू अगर आप बैलून में हवा भरते हो तो आप देखोगे कि अगर पहले इतने शेप का था, फिर इतने शेप का हो गया, वो जितनी ज़्यादा हवा भरती जाएगी उसका शेप उतना बड़ा होता जाएगा, और वो बड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में होगा, है ना। एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में होगा। तो अगर मैं उसके शेप को कुछ इस तरीके से देखूं, लाइक दिस, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी देख लीजिए, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका ये एलोंगेट होगा, मतलब इसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यानी आपका जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो इस प्रेशर जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर भी इसी तरीके से होता है। तो ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए। अब होता क्या है, अगर मैं बाइएक्सियल लोडिंग की बात करूं, सॉरी, अब मैं एक काम करता हूं, एक बात करता हूं नॉर्मल, किसकी बात करता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस की, इन दोनों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यानी एक इस तरीके की एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे मैं P फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये आप देख रहे हो कि ये यूनी एक्सियल लोडिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने एक छोटा और एक एग्जाम्पल लिया, लाइक P, इस तरीके से मैंने लोड लगाया और यहाँ पे ये एरिया हो गया। तो इस केस में यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो P अपॉन A, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। अब मैंने इस प्लेन को ऑब्लिक सेक्शन के थ्रू कट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो होगा क्या कि आपका एक जो लोड है, मतलब एक फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में जनरेट होगा पी एन करके, और एक फोर्स आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा पी टी करके। तो इस नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वजह से आपका क्या जनरेट हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियली जो फोर्स लग रहा है उस वजह से आपका क्या जनरेट होता है, शेयर स्ट्रेस,
ठीक है, इसको मैं v के थ्रू भी कह सकता हूँ v, ठीक है, टेंजेंशियल जो लोडिंग हुई उस वजह से, टेंजेंशियल जो फोर्स लगा उस वजह से आपका शेयर स्ट्रेस इस तरीके से जनरेट हुआ, अगर मैं यूनी एक्सियल लोडिंग की बात कर रहा हूँ उसमें भी। ठीक है, सेम केस अगर मैं आपका बाय एक्सियल लोडिंग की बात करूं, बाय एक्सियल लोडिंग, तो सेम केस वहां पर होगा, लाइक यहां पी आया, यहां पी आया, अब होगा क्या, यहाँ क्या आ रहा है, पी एक्स आ रहा है, यहाँ पी वाई आ रहा है, और यहाँ भी पी वाई आ रहा है। अब यहाँ इसकी वजह से सिग्मा वाई सिग्मा एक्स जनरेट हुआ। तो अगर मैं इसको ऑब्लिक सेक्शन में कट करूंगा तो यहाँ एक जनरेट होगा पी एन नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि कहलाएगा, जिस वजह से एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। सेम प्रोसीजर, एक टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे लगेगा ऑब्लिक सेक्शन कट करने पर, जिसको मैं बोलूँगा टाउ पी टी, और वी से जनरेट करता हूँ और टाउ जनरेट होगा, डेट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो सेम काम आपका ट्राइएक्सियल लोडिंग में भी होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोई नया काम नहीं है, वही सेम काम होगा। अगर आप किसी सेक्शन को ऑब्लिक सेक्शन में कट कर रहे हो तो बायएक्सियल लोडिंग में भी एक जो लोड है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस निकलेगा और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, जो नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट हुआ, जिसको मैं शेयर स्ट्रेस के नाम से जानता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब इन दोनों चीज़ों से हमें क्या मिला, हमें मिलता है, मतलब इतना हमें समझने के बाद हमें ये पता चला कि जब हम ऑब्लिक सेक्शन कट करते हैं तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है ऑन ऑब्लिक प्लेन, एंड हमें दूसरी चीज मिलती है, क्या मिलता है, शेयर स्ट्रेस मिलता है, शेयर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। सेम काम अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, अगर हम बात करने वाले हैं अब, ठीक है, थोड़ा डीप में जाने वाले हैं। तो होने क्या वाला है कि अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो मैं ये देखता हूं, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है या एक मेंबर लिया हुआ है, इसको अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ बाय एक्सियल लोडिंग की, यानी मैंने लोड किया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा वाई, है ना, यहाँ भी सिग्मा वाई, यहाँ सिग्मा एक्स और यहाँ भी सिग्मा एक्स, अगर मैंने बाय एक्सियल लोडिंग की बात करी है तो। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर एक ऑब्लिक सेक्शन कट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैंने जो कट किया है ऑब्लिक सेक्शन, वो एक थीटा पर कट किया है, ठीक है, एक थीटा पे कट किया है। अब इस ऑब्लिक सेक्शन को कट करने पर हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी, एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, कौन से डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसको देखूं, जो मैंने ऑब्लिक सेक्शन कट किया, तो इस मेंबर को मान रहा हूं मेरा यही मेंबर था, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा था, यहाँ सिग्मा वाई लग रहा था, और अब मैंने अगर ऑब्लिक सेक्शन कट कर दिया किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, है ना, तो एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। इस ऑब्लिक सेक्शन के नॉर्मल में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा सबसे पहले, पी एन, ठीक है, और उसी की वजह से जो, क्योंकि ऑब्लिक सेक्शन कट किया तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, इसी की वजह से बाद में यहाँ पर एक टाउ जनरेट होगा, डेट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस, और यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको मैं बोलूंगा सिग्मा एन। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को, आई होप, क्योंकि हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, नाउ अब अगर जो मैं एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, एरिया की, एरिया दैट इज ए ऑफ ऑब्लिक प्लेन। अब मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन की,
तो यहाँ से जो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज Pn यानी नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन। तो यहाँ जब नॉर्मल फोर्स आप निकाल रहे हो तो एरिया कौन सा कंसिडर हो रहा है, ऑब्लिक प्लेन का एरिया, ये वाला एरिया। इसी तरीके से अगर मैं शेयर स्ट्रेस की बात करूं यानी टाउ की बात करूं तो यहाँ पे Pt यानी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो आपका स्ट्रेस डेवलप हुआ दैट इज टाउ, और Pt अपॉन ए, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज टाउ इज shear स्ट्रेस। अगर हम ऑब्लिक प्लेन नहीं कट करते हैं तो जो लॉन्गिट्यूशनल स्ट्रेस है वही आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता था, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन अब हमने ये पढ़ रहे हैं कि हम ऑब्लिक सेक्शन को कट, ऑब्लिक प्लेन यानी ऑब्लिक सेक्शन को कट किया हमने, मतलब इस सेक्शन को ऑब्लिक ही कट किया, और हमें पता चला कि एक नॉर्मल स्ट्रेस इस तरीके से जनरेट हुआ जिसका फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे, और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये निकल के आया। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमने इस प्लेन में यानी ऑब्लिक प्लेन जब हमने कट किया तो हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे एट एन एंगल ऑफ थीटा। जब हमने ऑब्लिक प्लेन कट किया तो हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे वो हम देखते हैं। तो मैंने उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा we will get different value of normal stress and shear stress। यानी अगर मैं थीटा को डिफरेंट एंगल्स पे रखता हूँ, यानी 0 डिग्री पे रखता हूँ, 30 डिग्री पे रखता हूँ, 20 डिग्री पे रखता हूँ, 50 डिग्री पे रखता हूँ, 60 पे रखता हूँ, 90 पे रखता हूँ, हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्या मिलते हैं, shear stress and normal stress। At different oblique plane area A of plane will change। मतलब क्या होगा, एट डिफरेंट ऑब्लिक प्लेन, मतलब अगर जो ऑब्लिक प्लेन है वो डिफरेंट एंगल पे रखा जाए तो उसका एरिया भी चेंज होता है, एरिया ऑफ प्लेन विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तो ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। तीसरी चीज क्या है, थीटा इक्वल्स टू द लोकेशन ऑफ ऑब्लिक प्लेन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन। बिल्कुल सही कि जो थीटा होगा वो क्या है, लोकेशन ऑफ ऑब्लिक प्लेन होगा, ये चीज लोकेशन ऑफ ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑब्लिक प्लेन होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। ठीक है, जो हमारा रेफरेंस प्लेन था ओरिजिनल। ठीक है, देयर विल बी एन ऑब्लिक प्लेन वेयर शेयर स्ट्रेस 0, यानी एक ऑब्लिक प्लेन यहाँ पे होगा जहां पर शेयर स्ट्रेस 0 होगा। उस ऑब्लिक प्लेन को हम बोलेंगे टाउ। जब टाउ हमारा 0 होगा यानी शेयर स्ट्रेस आपका 0 होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। अब आपको पता है अगर यहाँ टेंजेंशियली हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं जो टेंजेंशियल लग रहा है, यानी टेंजेंशियल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ होता है। तो यहाँ से जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालोगे तो जो अब स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो अगर 0 हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो प्लेन, जो ऑब्लिक प्लेन होता है वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। जब शेयर स्ट्रेस 0 हो जाए तो उस प्लेन को हम, उस ऑब्लिक प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, दे आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल प्लेन यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज रिटन एज थीटा पी। तो जो लोकेशन है प्रिंसिपल प्लेन की उसको हम थीटा पी से डिनोट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि थीटा हमेशा रेफरेंस प्लेन का से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और 8th पॉइंट हो जाएगा हमारा कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है जो एक्ट कर रहा है ऑन प्रिंसिपल प्लेन, यानी प्रिंसिपल प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो हम जानना चाहते थे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है वो ये है, यानी जो नॉर्मल स्ट्रेस जो प्रिंसिपल प्लेन पर लग रहा है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस। फिर हम देखते हैं कि 2 टाइप के प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट होते हैं,
एक जो नॉर्मल स्ट्रेस ग्रेटेस्ट वैल्यू कैरी करता है, कौन सी वैल्यू? ग्रेटेस्ट वैल्यू कैरी करता है, उसको हम बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस लोएस्ट वैल्यू कैरी करता है उसको हम बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने इस प्लेन के थ्रू फाइंड आउट करी। ठीक है, इसको अभी हम और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इसके बारे में भी और डिटेल्स में देखेंगे क्या क्या हो रहा है। स्ट्रेन की भी बात करनी अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, जो जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब पहली बात, ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले, हमें इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लेना है। तो उसको देखते हैं हम कि स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी का क्या मतलब है। अगर हम बात करें टेंसर होता क्या है, तो टेंसर कुछ नहीं है, टेंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, टेंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट एक उसमें कंडीशन होती है कि टेंसर क्या होती है, देख लेते हैं। टेंसर आर कॉल्ड डेफिनेशन अगर देखें, टेंसर आर कॉल्ड वेक्टर, बट एक कंडीशन है कि बट डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। यानी आपका जो स्ट्रेस है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, वो नॉर्मल एडिशन फॉलो करता है वो टेंसर, इसलिए उसका नाम टेंसर क्वांटिटी रखा गया है। मतलब टेंसर एक तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अलग एक पोर्शन, एक कॉन्सेप्ट अलग है, एक सब्जेक्ट तो नहीं कह सकता मैं, हाँ एक टॉपिक अलग है जिसके बारे में अलग से पढ़ना पड़ता है, बट हम वो नई चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि हमें जितना उसमें से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए बस उतनी ही लेंगे। ठीक है, तो टेंसर क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है लेकिन वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। इसी तरीके से स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ठीक है, यानी अगर हम किसी फोर्स की बात करते हैं P प्लस क्यू, तो एक रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है आपके पास। ठीक है, ये एक रिजल्टेंट निकल के आता है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, आजकल मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं तो उसमें यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ, ठीक है, P और Q इस तरीके से होता है ना। अब ये जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम एक नाम बोलते हैं, मतलब ये एक टेंसर क्वांटिटी तो है लेकिन इसका एक ऑर्डर भी होता है। यानी स्ट्रेस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस जो है एक सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब सेकंड फर्स्ट कौन सा होता है फिर, है ना, ये भी आपके माइंड में आया होगा। तो एक और चीज कि एनी स्केलर क्वांटिटी इज अ जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। यानी मैं स्केलर क्वांटिटी को भी टेंसर कह सकता हूं और वो एक जीरो ऑर्डर की टेंसर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी आखिर होता क्या है, जो वेक्टर एक होता है, वेक्टर फॉलो करता है लेकिन वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देता है ना, तो वो हम उसे मैग्नीट्यूड, वो भी वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो हमें वेक्टर क्या होता है कि डायरेक्शन जो हमें बताए और हमें बताए कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती, है ना। तो उसको हमने नाम दिया गया एक जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, और जितने भी मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आर फर्स्ट ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स। अब हमें सिर्फ इतना यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि स्ट्रेस एक सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है, स्केलर प्रॉपर्टी को हम जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना है, बाकी हमें डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेस की, जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो स्ट्रेस जो है एक्चुअल में वेक्टर क्या होता है हमें दो चीज़ें बताता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, लेकिन स्ट्रेस जो है वो हमें तीन चीज़ें बताता है। क्या तीन चीज़ें बताता है? पहली चीज़ मैग्नीट्यूड, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, स्पेलिंग मिस्टेक, मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें बताता है क्या, डायरेक्शन। ठीक है भाई, तीसरी चीज़ हमें बताता है प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। क्या बताता है? प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये तीन चीज़ें बताता है हमें स्ट्रेस। तो अगर हमें स्ट्रेस की ये तीन चीज़ें पता है तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेस का टेंसर रिप्रेजेंटेशन, 3D स्टेट ऑफ टेंसर एक तरीके से। ठीक है, वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने स्ट्रेस को देखा मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, टाउ एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, इस तरीके से होता है। अब आप देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट्स आर टाउ एक्स एक्स एक्स, टाउ वाई वाई वाई, टाउ जेड जेड जेड, यानी एक्स डायरेक्शन में। अब ये टाउ एक्स एक्स या टाउ एक्स वाई क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम। तो x का मतलब होता है, यानी टाउ x और y, हम ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा क्या ऑर्डर है। तो फर्स्ट जो है x और सेकंड जो है y, तो फर्स्ट जो x है वो हमें क्या बताता है, द प्लेन ऑन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, यानी जिस प्लेन पे स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो हमें बताता है फर्स्ट जो है कौन सा है। यानी यहाँ अगर x लिखा है तो वो x प्लेन पे स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज यानी दूसरे सफिक्स, अगर मैं y की बात करूं तो वो हमें क्या बताता है, y हमें बताता है डायरेक्शन इन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग। यानी अगर मैं बात करूं एक 3D स्टेट की, तो कुछ इस तरीके से बन गया एक 3D। अब यहाँ ये कौन सा प्लेन हो गया, अगर मैंने बोला दिस इज z, दिस इज x एंड दिस इज y, तो अगर इस प्लेन पे यहाँ कहीं एक स्ट्रेस इस तरीके से मैंने बोला तो ये है z एक्सिस के अलोंग, मतलब है ये z एक्सिस में, लेकिन एक्ट कर रहा है ये y एक्सिस की तरफ। तो कुछ इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ zx, है ना। तो ये का मतलब आप समझ रहे होंगे, x का यहाँ पे क्या मतलब, वो जो फर्स्ट नंबर पे है वो प्लेन ऑन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, जिस प्लेन में स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। सेकंड जो नंबर है वो उससे हमें पता चलता है डायरेक्शन इन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, मतलब डायरेक्शन किस तरफ वो स्ट्रेस जा रहा है, कहाँ एक्ट कर, कहाँ उस स्ट्रेस का डायरेक्शन है, उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि टाउ एक्स वाई क्या है। यानी एक्स एक्सेस के अंदर है वो और उसका डायरेक्शन वाई एक्सेस की तरफ है। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि एक स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन, टेंसर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं, मैं अगर थोड़ा सा और बताऊं आपको, तो शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, कौन से स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेस की। तो जैसे अगर आपका 1 और 2, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी डिफरेंट होंगी, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में देखा था कि यहाँ पे एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई, तो वो किसके अंदर आएंगी, शेयर स्ट्रेस के अंदर। किसके अंदर आएंगी, शेयर स्ट्रेस के अंदर। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इस तरीके से। ठीक है, और अगर वो नॉर्मल स्ट्रेस में कौन सी आएंगी, जो बाकी बची हुई हैं, यानी जो सेम होंगे, 1 and 2 आर सेम, यानी लाइक टाउ एक्स एक्सिस, मतलब टाउ एक्स एक्सिस तो नहीं कहूँगा मैं, लाइक मैं ये कह सकता हूँ, कह तो सकता हूँ टाउ एक्स एक्स
इसके केस में कह सकता हूँ टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स। इस केस में कह सकता हूँ टाउ एक्स एक्सेस, टाउ वाई वाई और टाउ जेड जेड। इनको मैं बोल सकता हूँ सिग्मा एक्स, यानी नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल स्ट्रेस जो जेड डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का। ठीक है, जो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से, टेंसर रिप्रेजेंटेशन। जो हम टेंसर की बात कर रहे थे तो वो मैंने आपको बता दिया, टेंसर क्वांटिटी क्यों होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद उसका 3D रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना, क्योंकि अगर आप ये नहीं पता चलेगा आपको तो आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में नहीं आएगा ना आगे, फिर तो वो दिक्कत हो जाएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसकी वजह से एक और शेयर स्ट्रेस डेवलप होने को हम बोलते हैं। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। जैसे आप होटल में नहीं जाते हो, आपको कई बार होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में अगर आप जाते हो तो आपको लाइक आपने कोई, कैसे बताऊं, लाइक आपको स्वीट्स कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, या कभी आप स्टे करते हो होटल में तो उसमें ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आपको शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। उसमें हम देखते हैं, हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे आप देखिए कि एक्स वाई प्लेन का मतलब टाउ एक्स एक्सेस, ये टाउ, यहाँ पे भी टाउ एक्स एक्स, यहाँ पे भी टाउ वाई वाई, और यहाँ पे भी टाउ वाई वाई। अब हो क्या रहा है कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो टाउ वाई वाई की वजह से और यहाँ पे टाउ एक्स एक्सेस की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगा कुछ इस तरीके से। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको मैं बोलूँगा सिग्मा, या नॉर्मल स्ट्रेस नहीं बोलता हूँ, टाउ ही बोलता हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस तो ये वाले हो गए। ठीक है, यहाँ जनरेट होगा इस एक्स और एक्स वाई की वजह से टाउ एक्स वाई, मतलब इस एक्स और इस वाई की वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जनरेट होगा टाउ एक्स वाई। और इसके अपोजिटली इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक जनरेट होगा। कौन सा जनरेट होगा? यहाँ जनरेट होगा आपका टाउ एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड टाउ वाई एक्स। ये वाई और एक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ एक्स और इस वाई की वजह से एक्स वाई। उसी तरीके से यहाँ पर इस वाई और एक्स की वजह से टाउ वाई एक्स। तो ये सारे जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस कह सकते हो आप इनको। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, जबकि आपके सारे एक्सेस पे आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था, लेकिन कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस भी जनरेट हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रेस और मतलब सिर्फ अभी हमने तो स्ट्रेस की ही बात करी है, तो स्ट्रेस के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से जनरेट होता है। और हमने प्रिंसिपल प्लेन या प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख ली, और हमने ये भी देख लिया है कि हमें उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है कुछ इस तरीके से। 3D रिप्रेजेंटेशन भी उसका देख लिया है टेंसर पढ़ने के बाद। ठीक है, इसको हम टेंसर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सब्सक्राइब दी चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ना चाहता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।